नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका, आपका अपना पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक नया शो, खबरों का सरपंच न्यूज पंच, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की निगाहें। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि होगी उस खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक खबर से जुड़ा अपडेट, होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन अहम खबरों पर होगी हमारी निगाह, सबसे पहले आपको पहुंचाते हैं वो 4 प्रमुख खबरें, जिसमें आपको बता दें कि पहली खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी, जहां पर अब से कुछ ही देर में अगर देखा जाए तो लगभग 5:30 बजे का समय रखा गया है और वहां पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर कि आज न्यूज पंच में जिन अहम खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर। तो महाराष्ट्र में आज से शुरू हो जाएगा फडणवीस राज। जी हां, आज लगभग 5:30 बजे होगा देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक और इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही अगली खबर का भी कर लेते हैं रुख, जिसमें मुश्किल में है कहीं ना कहीं संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद। अब आखिर ये मुश्किलों में क्यों फंस रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क इनका नाम है। क्यों लगातार मुश्किलों में फंस रहे हैं? संभल से सांसद हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन साथ ही अगली खबर होगी हमारे देश के इसरो मिशन को लेकर। इसरो की तरफ से प्रोबा 3 मिशन है, लेकिन ये मिशन क्या है, कैसे ये काम करेगा और कैसे इतिहास रचेगा, वो विस्तार से बताएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन साथ ही अंतिम खबर होगी बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां अभी तक ये सवाल लगातार बना हुआ है कि बांग्लादेश में जो हमले हो रहे हैं उनका मास्टरमाइंड कौन है, इस पर करेंगे विस्तार से बात। तो ये है प्रमुख खबरें आज की और इसी के साथ न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। आज मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और वहीं चुनाव के नतीजे आने के 13 दिन बाद आज नई सरकार का गठन होगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें सीएम होंगे और इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी मेहमान भी पहुंच रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे और इस भव्य समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में कई सारे साधु संत भी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब से कुछ देर का और इंतजार और फिर महाराष्ट्र को मिल जाएगा उनका नया मुख्यमंत्री। शाम 5:30 बजे का वो समय है शपथ ग्रहण का और इसी के साथ सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त अपने संवाददाता का, जो इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह से पहले की। ये बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वहां की अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। आज शाम को 5:30 बजे का समय है जब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सत्ता संभालते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे अब से कुछ ही देर में। और इसी के साथ में ये देखिए, ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की ये अहम तस्वीरें हैं। अब बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे मंदिर देवेंद्र फडणवीस। 21वें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो सभी की निगाहें और अब से कुछ ही देर का और इंतजार है और इस कार्यक्रम को काफी भव्य बनाया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से इस भव्य समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही थी। मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सीधा रुख कर लेते हैं उस मैदान का जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शिशिर, क्या कुछ अपडेट है और ताजा तस्वीरें कैसी हैं, कैसी तैयारियां हैं वहां पर, वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अभी महज कुछ ही घंटों का जो है वक्त बचा है इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसे महाशपथ ग्रहण समारोह अगर संबोधित करेंगे तो शायद ये उचित रहेगा, क्योंकि मेरे पीछे सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे तैयारियां चल रही है। जी बिल्कुल, केसरिया रंग में जो है ये पूरा पंडाल जो है उसको सजाया गया है और साथ ही साथ जो आप ये स्टेज देख रहे हैं यहाँ पर जो है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो कुछ विधायक है वो यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ भाजपा शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। एक बड़ी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है वीआईपी और वीवीआईपी की जो इस शपथ ग्रहण समारोह में होंगे।
उनके सामने अगर आप देखोगे तो कुछ सोफे यहाँ पर रखे गए हैं। इन सोफों पर जो है वीवीआईपी गेस्ट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर उद्योगपति है, केंद्रीय मंत्री भी होंगे, साथ ही साथ बॉलीवुड कलाकार के साथ साथ जो बाकी मराठी इंडस्ट्री के कलाकार हैं वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। अन्य अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हैं, फिर हम बात करें साइंटिस्ट, हम बात करें या फिर सीए, डॉक्टर्स जैसे गणमान्य नागरिक है, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई, उनके लिए भी खास जो है इन्विटेशन दिए गए। तो इस प्रकार से इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से जो है ये स्टेज सज चुका है। अब तकरीबन ये कहा जा रहा है 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और अब अगर देखा जाए दोपहर का वक्त है, धूप है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े तादाद में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन किया गया है, तो ऐसे में पुलिस की यहाँ पर भी तैनाती की गई है। जो हमें पता चला तकरीबन 5 जो है एडिशनल सीपी है, 15 डीसीपीज जो है वो तैनात किए गए, 3000 से भी ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी इस पूरे आज़ाद मैदान जो दक्षिण मुंबई में स्थित है यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में वीवीआईपीज एक पूरा जमगढ़ यहाँ पर दिखेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये शपथ ग्रहण नहीं है, महाशपथ ग्रहण समारोह कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। जी, अगर मुख्य मेहमानों की बात करें तो कई सारे वीवीआईपी गेस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन से अहम नाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो तो इस कार्यक्रम में पहुंच ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ और कौन कौन से मेहमान नजर आएंगे आज? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ जो बाकी अन्य राज्य है, एनडीए के चंद्रबाबू नायडू वो यहाँ पर होंगे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहाँ पर होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी है, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। हालांकि राजनीतिक नाम है, दिग्गज राजनीतिक नाम है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र जो है वहाँ से भी अगर देखा जाए तो हमने जो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स देखा, वहाँ पे हमने कुछ लेबल्स देखे जहाँ पर मुकेश अंबानी समेत जो बाकी उद्योगपति है उनका नाम भी यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ कलाकारों की बात करें तो रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित जैसे जो है कलाकारों के नाम भी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये लिस्ट अगर देखा जाए काफी लंबी है और काफी गणमान्य लोग जो कि इसमें आने वाले हैं। जी शिशिर, एक छोटा सा संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे कि आज क्या सिर्फ देवेंद्र फडणवीस वहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे? आप सब लोग अंदर जाइए। हाँ, नहीं, ऑलरेडी योर डिप्टी लीडर है नवाज, ठीक है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग अंदर जा रहे हैं। आप सब लोग अंदर जाए, अंदर जाए। कुछ कह रहे हैं निशिकांत जी, कुछ कह रहे हैं। सभापति जी कृपया अंदर जाए, कृपया अंदर। सभापति जी कृपया अंदर जाए। सभापति जी कृपया अंदर जाए, कृपया अंदर। सभापति जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। निशिकांत जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं अलाउ नहीं कर दूँ, आप कृपया अंदर जाए। सभापति जी, कृपया अंदर जाए। मैंने कहा था कि नेता विपक्ष उसका जो है नहीं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर नहीं, अभी मैंने उनको नहीं पुकारा, अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है। तो अगर आप ऐसे फिर आ जाएंगे तो माननीय रेल मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सांसदों ने सबसे पहले मुद्दा रखा था कि इस बिल की ज़रूरत क्या है और क्या इस बिल से पार्लियामेंट के पावर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है और हमेशा ही संसद में एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, वही भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए की सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास रहता है।
सब लोग इस हाउस को बेल को वैकेट करेंगे। नहीं, ये क्या आप बेल में रहेंगे, आपके डिप्टी लीडर बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप इसको वैकेट करें। नहीं, आप चलिए, आप हमारी बात मानिए। कृपया आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। 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 नहीं, अपना स्थान अगर नहीं, यू आर मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर इन साइड द बेल, तो हाउ आई विल अलाउ टू यू? काइंडली यू आस्क टू योर मेंबर्स, लेट अस दे शुड वैकेट द बेल। ये बेल नहीं, अगर ये बेल को वैकेट करेंगे नहीं, तो माननीय रेल मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल से 2 कानूनों का एक कानून में कंसोलिडेशन होगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक मेथड है जिससे कि कानूनों का लीगल स्ट्रक्चर का सिंप्लीफिकेशन हो सके। माननीय सभा की कार्रवाई मैं 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। तो लोकसभा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर रेल संशोधन विधेयक पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया, जिसके बाद में सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसी के साथ वापस रुक कर लेते हैं अपने इस खास कार्यक्रम का, और खास कार्यक्रम में अगली खबर का रुख करते हुए बात करते हैं अब संभल की, जहां पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क अब कहीं ना कहीं नई मुश्किलों में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पहले जो संभल में हिंसा हुई थी, उस मामले में उन पर पहले से ही FIR दर्ज हुई है, लेकिन अब कार एक्सीडेंट केस में उनके खिलाफ एक और शिकायत की गई। दरअसल कुछ महीने पहले उनकी कार से हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हादसे के समय गाड़ी खुद सांसद जिया-उर-रहमान बर्क चला रहे थे। जिया-उर-रहमान बर्क पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी पहले से ही आरोप कई सारे लग चुके हैं, और अब कार से कुचलने का एक और नया मामला सामने आ गया। संवाददाता से जानेंगे इससे जुड़ा हर एक अपडेट, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की मुश्किलें आखिर कैसे लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं इस पर। तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, और पहले संभल हिंसा को लेकर के उन पर FIR दर्ज की गई थी, और लेकिन अब दूसरा मामला है, कार से कुचलने का आरोप उनके ऊपर लगा है, और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और साथ ही अगर हम देखें तो 6 महीने पुराने सड़क हादसे की दोबारा से जांच कराने की बात कहीं ना कहीं अब कही जा रही है, तो लगातार सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बर्क की गाड़ी से युवक की मौत हुई थी, और अब उस पूरे मामले की जो फाइल है वो कहीं ना कहीं दोबारा खुलती हुई नजर आ रही है। संभल हिंसा पर पहले ही FIR दर्ज हो गई है। ब्लैक स्कॉर्पियो से यह हादसा हुआ था, और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। स्कॉर्पियो कार के अगर नंबर की हम बात करें तो UP 38200880 ये नंबर है सपा सांसद की स्कॉर्पियो गाड़ी का, जो कि काले रंग की एक कार है, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इस गाड़ी के ऊपर आपको बता दें कि बाकायदा सांसद भी लिखा हुआ है, तो ये गाड़ी भी अब कहीं ना कहीं पुलिस के कब्जे में है, और लगातार अब मुश्किलें सपा सांसद की बढ़ती जा रही है। बुरी तरह से फंसते हुए सपा सांसद नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी सपा सांसद पर आरोप लगा हुआ है। संभल लोकसभा सीट से सांसद है जिया-उर-रहमान बर्क, जिन पर अभी हाल ही में संभल हिंसा को लेकर FIR दर्ज हुई थी, और अब एक और मामला सामने आ गया है, और इस मामले की दोबारा से जांच की बात कही जा रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं, सीधा संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर निशान, क्योंकि सवाल कई सारे उठ रहे हैं, और संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, ये जो पूरा मामला है नकासा थाना क्षेत्र का है, और ये जो हादसा हुआ है संबलपुर और हसन मार्ग पर हुआ था, जिसमें समरपाल जो कि मृतक गौरव के पिता हैं, उनका कहना है कि जब ये हादसा हुआ था गाड़ी सांसद चला रहे थे और सांसद की बहन उनके साथ मौजूद थी। हालांकि सांसद की ओर से कहा गया है कि उस समय वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, और दूसरी बात अगर कही जाए तो जब सांसद ने इस बात कही थी कि वो मौजूद नहीं थे,
तो उनके ड्राइवर को भी पेश किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस का ढीला रवैया रहा था, जिसके बाद एक बार फिर जो गौरव है मृतक, उनके पिता समरपाल ने यहां पर एसएसपी से मिलकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई और अब इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। सांसद जियाउर रहमान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संभल में जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें भी भड़काऊ भाषण के लिए उनको आरोपी बनाया गया है और उन पर एफआईआर में सबसे पहला नाम उनका है और अब लगभग 4 से 5 महीने पुराना ये मामला है और अब इसकी भी फाइल खुल गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले एक्सीडेंट और फिर भड़काऊ भाषण सांसद जियाउर रहमान की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर सांसद जो है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, वो किस तरीके से सफाई दे रहे हैं निशांत? देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो सांसद की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो सांसद ने हादसे के बाद कहा था कि वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे और अज्ञात के खिलाफ उस समय एफआईआर दर्ज की गई थी, अज्ञात चालक के खिलाफ। और जो मृतक के पिता हैं समरपाल, उनका कहना है कि सांसद जो है वो गाड़ी चला रहे थे और सांसद की बहन गाड़ी में बैठी हुई थी। संभल और हसनपुर मार्ग में यह हादसा हुआ था। नकासा थाना क्षेत्र है। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर जियाउर रहमान दोषी हैं कि नहीं। बिल्कुल, और इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में बढ़ लेते हैं आगे और रुक कर लेते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर का। जी हां, आज इसरो से जुड़ी एक और खबर आ रही है, जहां इसरो एक नया इतिहास आज रचने जा रहा है। जी हां, इसका नाम है प्रोबा 3 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के समर्पित वाणिज्यिक मिशन के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन के तहत एजेंसी ने यानी कि ESA के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान, आपको बता दें कि आज शाम को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ ही इस मिशन की अगर हम बात करें तो इस मिशन को बुधवार यानी कि कल शाम को 4:08 पर PSLV से लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया, जिसके बाद अब आज इसे लॉन्च किया जाएगा। अब ये मिशन क्या है, कैसे काम करता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपको दिखा भी रहे कि आज इसरो किस तरीके से इतिहास रचता हुआ हमें नजर आएगा, वो भी आपको दिखा रहे। तो ये प्रोबा 3 मिशन आखिर क्या है, वो उस पर नजर डाल लेते हैं। 2 अंतरिक्ष यान आपको बता दें कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल का पूरा अध्ययन करेंगे। आज ये रवाना होंगे और एक यान की तरह उड़ान भरते हुए नजर आएंगे ये दोनों ही यान। और सूर्य को लेकर के जो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ की जो चीज़ें साइंटिस्ट को चाहिए उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही इससे वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष के मौसम और साथ ही सौर हवाओं की स्टडी भी ये दोनों यान कर सकते हैं। यानी कि सोचिए कि एक बड़ा परचम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रोबा 3 यान में डबल सैटेलाइट लगी हुई हैं और ये दोनों सैटेलाइट अध्ययन करती हुई नजर आएंगी। वहीं वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है प्रोबा 3। इससे पहले 2 और प्रोबा लॉन्च हो चुके हैं, प्रोबा 1 और प्रोबा 2। स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक भी इस पूरे मिशन में शामिल हैं, उनकी भी मेहनत है। 2 साल तक ये मिशन चलेगा, यानी कि 2 साल तक ये स्पेस पे मौजूद रहेगा और वहां से चीज़ों को इकट्ठा कर वैज्ञानिकों के साथ साझा करेगा। इसमें एक साथ 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है आज। तो अब से कुछ ही देर का इंतजार है जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है उसमें भी काफ़ी मददगार ये साबित होगा। सैटेलाइट का सटीक ढंग से अपनी जगह पर पहुंचना इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। इस अभियान की सफलता के लिए दोनों सैटेलाइट के बीच तालमेल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मिशन की सफलता से भारत की अंतरिक्ष कंपनियों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में नए अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। तो नए अवसर तो मिलेंगे ही, तो ऐसे में विदेशी एजेंसियों के साथ काम करने के लिए कई सारे अवसर भी पैदा होंगे। और ये जो मिशन है, हालांकि इस मिशन की जब हम बात करते हैं तो इस मिशन को कल लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण की वजह से इस मिशन को आज लॉन्च किया गया है। तो इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। और इसी के साथ में एक और खास खबर है न्यूज़ पंच के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है। लेकिन वहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के लिए मोहम्मद यूनुस पर
तीखा हमला किया है। न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में, और इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम के जरिए संबोधित करते हुए शेख हसीना ने यूनुस पर नरसंहार करने का और साथ ही हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का एक बड़ा आरोप लगा दिया। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों की वजह से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था जिसमें शेख हसीना यूनुस सरकार पर जमकर बरसती हुई नजर आई हैं। शेख हसीना ने अपने संबोधन में, सार्वजनिक संबोधन में क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए वो आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा और जानेंगे बांग्लादेश के ताजा हालात। सबसे पहले शेख हसीना का बयान आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में पीएम आवास पर हुए हमले का जिक्र अपने इस संबोधन में किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हथियारबंद प्रदर्शनकारी उनके गढ़ भवन में घुस रहे थे। अगर सुरक्षा गार्डों ने गोलीबारी की होती तो कई लोगों की जान चली जाती। ये बड़ा बयान इस वक्त शेख हसीना की तरफ से दिया गया है। जो पूरा तख्ता पलट हुआ उसके बाद में पहली बार शेख हसीना का ये सार्वजनिक संबोधन, और उन्होंने कहा कि इस वजह से मैंने देश को छोड़ा, मुझे वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश को छोड़ने के बाद में पहली बार सार्वजनिक संबोधन देती हुई नजर आई हैं और इसके साथ ही कई सारे आरोप भी यूनुस सरकार पर लगा। उन्होंने कहा कि मैंने गार्डों से कहा था कि कहीं और लेके चले। शेख हसीना ने बांग्लादेश पीएम आवास में हुए हमले का जिक्र अपने इस संबोधन में किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हथियारबंद प्रदर्शनकारी गढ़ भवन में लगातार घुस रहे थे। अगर गोलीबारी होती तो कई सारी लाशें वहां पर गिर जाती। ये बात शेख हसीना कहती हुई नजर आई है। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त ढाका से हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नवल संघ परमार, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। तो अब से कुछ देर में नवल संघ परमार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवाल लगातार यही है कि आखिर हमलों का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि शेख हसीना ने तो यूनुस को मास्टरमाइंड बता दिया। उनका कहना है कि सत्ता के भूखे हैं अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। ये कहना है शेख हसीना का। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने में मोहम्मद यूनुस जो हैं वो नाकाम रहे हैं। यूनुस पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का भी आरोप शेख हसीना अपने संबोधन के जरिए लगाती हुई नजर आई हैं। यूनुस को नरसंहार का मास्टरमाइंड तक शेख हसीना ने बता दिया है। लेकिन खास बात यह है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह पहला सार्वजनिक संबोधन रहा और अपने इस संबोधन में उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। नरसंहार को लेकर के आरोप यूनुस सरकार पर लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों वो बांग्लादेश को छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। हिंदुओं पर जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भी भड़कती हुई कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने संबोधन के जरिए नजर आई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सत्ता के भूखे हैं अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से सत्ता पलटी है वहां पे लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं पर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं जो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और ऐसे में उनकी सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है वहां की यूनुस सरकार। शेख हसीना ने कहा है कि मैंने गार्डों से कहा कि वो गोली ना चलाएं और चाहे कुछ भी हुआ हो। ये आदेश शेख हसीना की तरफ से दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर गोली चलेगी तो कई सारे लोग गिर जाएंगे। ढाका से नवल संघ परमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल संघ परमार, क्या कुछ अपडेट्स है? क्योंकि सत्ता पलटने के बाद अब पहली बार सार्वजनिक संबोधन सामने आए शेख हसीना का, जिसमें कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमारी आवाज़ अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल लगातार बरकरार है कि जो इस तरीके से जो बयान इस वक्त दिया है शेख हसीना की तरफ से जो बयान दिया गया और बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर। और नवल संघ परमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल संघ परमार, चलिए जिस तरीके से हम अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार नरसंहार हो रहा है और इसको लेकर अब शेख हसीना भी कहीं ना कहीं भड़कती हुई नजर आई है वहां की सत्ताधारी सरकार पर, यानी कि यूनुस सरकार पर। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।